नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5 एकांकिया और एक नाटक इस प्रकार का पाठ्यक्रम रखा गया है। उसमें प्रथम सत्र के अंतर्गत सबसे पहले 5 एकांकियों में सीमा रेखा, पृथ्वीराज की आंखें, अशोक वन, नए मेहमान और रीढ़ की हड्डी, इस प्रकार की 5 एकांकियाँ पाठ्यक्रम में हैं। और एक नाटक जो धरती आबा बिरसा मुंडा के चरित्र पर आधारित यह एक नाटक रखा गया है। इसके पहले हमने नाटक का अध्ययन किया। आज हम विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित सीमा रेखा इस एकांकी का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले विष्णु प्रभाकर जी का हम जीवन परिचय देखेंगे। विष्णु प्रभाकर मूलतः रेडियो नाटककार है। रेडियो की प्रेरणा से ही उन्होंने नाट्य लेखन प्रारंभ किया था। रेडियो एवं रंगमंचीय एकांकी क्षेत्र में विष्णु जी ने अपना एक निश्चित स्थान बना लिया है। उनकी प्रतिभा सिर्फ एकांकीकार के रूप में ही नहीं बल्कि उपन्यासकार के रूप में भी विख्यात है। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश स्थित जिला मुजफ्फर के मीरापुर गांव में 21 जून 1912 में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा हिसार में मामा के यहाँ रहते हुई। वहीं से CAB हाई स्कूल से सन 1929 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद नौकरी करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय से BA हिंदी प्रभाकर एवं प्राज्ञ आदि परीक्षाएं प्राप्त की। नौकरी की तलाश में सर्वप्रथम वे हिसार के गवर्नमेंट कैटल फार्म में दफ्तरी में क्लर्क बन गए। सन मई 1929 से अप्रैल सन 1944 तक वे इसी फार्म में रहे। इसी बीच वे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय आंदोलनों में रुचि लेने लगे। सन 1942 में उन्होंने आर्य समाज में सक्रिय रूप से कार्य किया। राष्ट्रीय आंदोलन में भी उन्होंने सहभागिता की और इसलिए पुलिस की उन पर निगरानी रहती थी। इसी के चलते 6 जून 1940 को पुलिस की तलाशी के वे शिकार बने और उसके बाद 31 मार्च 1946 तक उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में के केंद्र में भी नाटक निर्देशक के रूप में काम किया। विष्णु प्रभाकर की बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि थी। उनकी पहली रचना दिवाली के दिन सन 1931 में हिंदी मिलाप में प्रकाशित हुई। सन 1934 से उनका नियमित लेखन कार्य शुरू हुआ। उन्होंने अपने परिवेश की व्यथा और पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए लेखनी का सहारा लिया। उनकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई। बंगाली भाषा के श्रेष्ठ साहित्यकार श्री शरद चंद्र चटर्जी की अप्रतिम जीवनी आवारा मसीहा इनकी ही रचना है। यह पुस्तक हिंदी जीवनी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसे साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया है। गांधीवादी चिंतन से प्रेरित होने के कारण गांधीवादी विचारों की सात्विकता इनके एकांकियों में दिखाई देती है। उनकी प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे तो निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, ढलती रात, अर्धनारीश्वर, दर्पण का व्यक्ति और परछाई यह उनके द्वारा लिखित उपन्यास है। संघर्ष के बाद धरती अब भी घूम रही है, खंडित पूजा, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, एक कहानी का जन्म, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, एक और कुंती और जिंदगी एक रिहर्सल आदि उनके द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। नव प्रभात, चंद्रहार, होरी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, बंदिनी आदि उनके द्वारा लिखित नाटक है। साथ ही 12 एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, प्रकाश और परछाई, मेरे प्रिय एकांकी और मेरे
श्रेष्ठ रंग एकांकी आदि उनके एकांकी संग्रह है। चलता चला जाऊंगा यह कविता संग्रह भी उन्होंने लिखा है। आवारा मसीहा इस प्रसिद्ध जीवनी के लेखक भी वे है। यादों की तीर्थयात्रा, मेरे अग्रज, मेरे मित्र, समांतर रेखाएं, मेरे हमसफर आदि उनके द्वारा लिखित संस्मरण भी है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार की मृत्यु 11 अप्रैल 2009 को दिल्ली में हुई। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में उनके द्वारा लिखित सीमा रेखा यह एक राष्ट्रीय चेतना प्रधान एकांकी है। आज जनतंत्र के वास्तविक स्वरूप पर खतरा मंडरा रहा है। जनतंत्र में हर किसी को अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, परंतु इन आंदोलनों में राष्ट्रीय संपत्ति और स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। जनतंत्र में आई विकृतियों और विसंगतियों के कारण राष्ट्रीय हित की हत्या हो रही है। राष्ट्रीय चेतना के अभाव में होने वाले आंदोलनों में बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट हो रही है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत एकांकी में इस समस्या को 4 भाइयों के स्वार्थ संघर्षों के माध्यम से चित्रित किया गया है। इस एकांकी में प्रमुख रूप से 4 पात्र है, जिसमें लक्ष्मी चंद्र, शरत चंद्र, सुभाष चंद्र, कैप्टन विजया और गौण पात्रों में तारा, अन्नपूर्णा, सविता आदि पात्र इसमें आते हैं। तो ये लक्ष्मी चंद्र, शरत चंद्र और सुभाष चंद्र, इन चारों के बीच में आपसी संघर्ष के कारण राष्ट्रीय संपत्ति का किस प्रकार नुकसान होता है, इसका जिक्र इस एकांकी के माध्यम से किया है। ये 4 भाई स्वतंत्र भारत के 4 वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे लक्ष्मी चंद्र यह इस एकांकी में व्यापारी है, शरद चंद्र यह उपमंत्री है और सुभाष ये जनता का नेता है और कैप्टन विजय पुलिस का कप्तान है। अरविंद बड़े भाई लक्ष्मी चंद्र व्यापारी का बेटा है। इन 4 वर्ग के द्वंद्व संघर्ष में अरविंद, सुभाष और कैप्टन विजय की मृत्यु हो जाती है। यहाँ एक परिवार की क्षति पूरे देश की क्षति के रूप में चित्रित हुई है। 4 भाइयों के स्वार्थ संघर्षों द्वारा एकांकीकार ने इस सत्य को उद्घाटित किया है कि जनतंत्र में जनता और सरकार के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं होती। आज देश में हो रहे राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने वाले स्वार्थपूर्ण आंदोलनों को विष्णु जी ने स्वस्थ रूप देने का प्रयास किया है। विभिन्नता से भरे हुए भारतीय जनमानस में स्वयं के स्वार्थ को साधने के लिए आंदोलनों का मार्ग अपनाया जा रहा है, किंतु आंदोलनों के द्वारा समाज हित साधने की अपेक्षा उनसे समाज की अवनति हो रही है। प्रतिदिन के आंदोलनों में राष्ट्रीय संपत्ति की हानि चिंता का विषय बन गई है। विष्णु प्रभाकर ने समाज के सजग प्रहरी है, उनकी दृष्टि से यह समस्या ओझल नहीं हो पाई है। दिन प्रतिदिन समस्या को हल करने के लिए किए जाने वाले आंदोलन ही समस्या बन गए हैं। ऐसे गंभीर एवं दाहक समस्या को एकांकीकार ने इस एकांकी में उठाया है। प्रस्तुत एकांकी में वर्णित पात्र एक ही परिवार के सदस्य हैं, किंतु सभी अलग अलग कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 4 भाइयों के रूप में स्वतंत्र भारत के 4 भाइयों के रूप में स्वतंत्र भारत के 4 वर्ग प्रतिनिधियों और उनके द्वंद्व संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है और घटनाओं के घात प्रतिघात से इस सत्य को प्रस्तुत किया गया है। जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती। प्रस्तुत एकांकी में इस समस्या को 4 भाइयों के स्वार्थ संघर्षों के माध्यम से चित्रित किया गया है। ये 4 भाइयों में से लक्ष्मी चंद्र व्यापारी है, शरत चंद्र उपमंत्री, सुभाष जननेता, कैप्टन विजय पुलिस कप्तान है। इन 4 वर्ग के द्वंद्व आपसी संघर्ष होते हैं। इसमें अरविंद यह लक्ष्मी चंद्र का बेटा है।
एकांकी का आरंभ उपमंत्री शरद चंद्र के दृश्य से होता है, जो काफ़ी तनाव में बेचैनी से अपने ड्राइंग रूम में घूमते हैं और फिर टेलीफोन उठाकर शहर में चल रहे आंदोलन के हालात को जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अन्नपूर्णा से संवादों के द्वारा एकांकीकार ने आंदोलनकारियों की उग्रता के कारण उन पर चलाई गई गोलियों की बातें होने लगती हैं। उतने में सुभाष, जो जाननेता है, उसकी पत्नी सविता वहां पर आती है और प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों पर चलाई गई गोलियों को गलत बताते हुए कहती है, फेंके होंगे तो इसका अर्थ नहीं कि पत्थर के जवाब में गोली चला दी जाए। गोली उन्हें आत्मरक्षा के लिए नहीं दी जाती, जनता की रक्षा के लिए दी जाती है। सविता द्वारा दिए गए तर्क को शरद और वहां पर आए लक्ष्मीचंद्र, जो व्यापारी है, गलत ठहराते हैं। लक्ष्मीचंद्र सविता से कहते हैं कि तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। पुलिस गोली न चलाती तो बैंक लूट जाता, बाजार लूट जाता, चारों ओर लूटमार मच जाती और शासन की जड़ें हिल जाती। सविता को लक्ष्मीचंद्र की यह बातें उनके स्वार्थ से संबंधित लगती है। उनका नुकसान न हो इसलिए वह पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा लगता है। शरद सविता को समझाते हुए कहते हैं कि भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु विद्रोह को दबाने का शासन को पूरा पूरा अधिकार है। एकांकी में सविता को जनतंत्र में प्रस्तुता के रूप में प्रस्तुत किया है। वह यथासमय गलत की हुई बातों का खुलकर विरोध करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद फोन की बेल बजती है और शरद चंद्र हालात की जानकारी लेते हैं, जिससे पता चलता है कि पुलिस की गोलीबारी में 5 लोग मर गए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फोन रखकर शरद अस्पताल को निकलते हैं। अन्नपूर्णा और लक्ष्मीचंद्र उन्हें जाने से रोकते हुए कहते हैं कि जाना ही है तो पुलिस को साथ लेकर जाए। उन पर व्यंग्य करते हुए सविता कहती है, जनता के नेता पुलिस की गाड़ी में ही जा सकते हैं। जिन्होंने जनता का नेतृत्व किया, जनता के आगे होकर गोलियां खाई, जो एक दिन जनता की आंखों के तारे थे, वे ही आज पुलिस के पहरे में जनता से मिलने जाते हैं। ताकि बातों से शरद तिलमिला जाते हैं। उसे कुछ कहना चाहते थे, तभी तीसरा भाई विजय, जो कि पुलिस कप्तान है, वहां पर पहुंच जाता है। विजय को देखकर शरद उसके द्वारा चलाई गई गोलियों को गलत करार देते हैं, किंतु लक्ष्मीचंद्र उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ वे गुंडे हैं, दंगा करने वाले गुंडे होते हैं, शोहदे होते हैं। शरद लक्ष्मीचंद्र के मंतव्य को काटते हुए कहते हैं कि सब गुंडे नहीं होते, हाँ गुंडों के बहकावे में जरूर आते हैं। सविता को शरद की बात खटकती है और वह कहती है, सुनिए भाई साहब, बात यह है कि आप अपना संतुलन खो बैठे हैं। आप निरंकुश होते जा रहे हैं। आप अपने को केवल शासक मानने लगे हैं। आप भूल गए हैं कि जन राज में एक शासक कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं। लक्ष्मीचंद्र सविता की इन बातों से दुखी होते हैं और छोटे बड़ों के अंतर को सविता को समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं, सविता बहू, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। स्वतंत्रता का युग है, तो इसका मतलब यह नहीं कि बड़े छोटे का विचार ही न किया जाए। सविता अपना पक्ष रखते हुए कहती है, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप सब मुझसे बड़े हैं, आपका अपमान मैं नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती, पर इसे नाते रिश्ते से ऊपर भी तो हम कुछ है। हम स्वतंत्र भारत की प्रजा है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम इंसान हैं। विजय, लक्ष्मीचंद्र, सविता, शरद, अन्नपूर्णा अपने अपने पक्ष में तर्क देते हुए अपनी बात को सही ठहराने के लिए एक दूसरे को बहस करते रहते हैं। उसके बाद चौथा भाई सुभाष, जो जननेता है तथा सविता का पति है, उसका आगमन होता है और फिर वह इस घटना को लेकर शासन एवं प्रशासन पर आरोप लगाने लगता है। अब लक्ष्मीचंद्र उसे खुद कम्युनिस्ट बनने और अपनी पत्नी को भी वैसा बनाने की बात कहते हैं। तब सुभाष कहता है, दादाजी, मैं न कभी कम्युनिस्ट था, न हूँ और कभी बनूंगा, पर मैं स्वतंत्र भारत में गोली चलाना जुर्म मानता हूँ। सुभाष का मानना है कि जिस जनता ने इन्हें सत्ता सौंपी है, उनकी रक्षा करना इनका कर्तव्य है, न कि उन पर गोलियां चलाना। लक्ष्मी, शरद, सुभाष एवं विजय अपना पक्ष रखते हैं। सुभाष उपमंत्री भाई शरदचंद्र को उनके कर्तव्य पालन करने की याद दिलाता है तथा खुद ने जनता से की हुई प्रतिज्ञा पुलिस कप्तान को शाम तक मुअत्तिल कराने की बात करता है। तब अन्नपूर्णा उसे
अपनों का दुश्मन बनने की बात कहती है। तब सुभाष शरद को कहता है कि निहत्ती जनता पर गोलियां चलाने वालों की जांच की जाए और तब तक उन्हें मुअत्तिल करना होगा। शरद अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि और मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या जनता के राज में भी सड़कों पर प्रदर्शन होनी चाहिए? भीड़ को कानून हाथ में लेना चाहिए? सुभाष अपना जननेता का पक्ष रखते हुए दलील देता है कि जब तक सरकार और उसके अधिकारी ठीक आचरण नहीं करेंगे तब तक जनता प्रदर्शन करती ही रहेगी, कानून हाथ में लेती ही रहेगी। भाई साहब, इस नौकरशाही ने, शासन की इस भूख ने आपको जनता से दूर कर दिया है। एकांकी में प्रस्तुत सुभाष का मंतव्य भी उसकी पत्नी सविता की तरह ही जनतंत्र की मजबूती की दृष्टि से उपयुक्त है, किंतु उसमें उनके सत्ता में न रहने के कारण सत्ता लालसा की महक भी छोड़ती है। सुभाष और शरद दोनों हालात को जानने के लिए बाहर निकलते ही है कि उतने में लक्ष्मीचंद्र की पत्नी तारा विक्षिप्त सी वहाँ आती है और विजय को ढूंढने लगती है और कहती है कि विजय ने मेरे बेटे अरविंद को मार डाला। सबको सांप सूंघ जाता है। अब तक पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों का समर्थन करने वाले लक्ष्मीचंद्र और अन्नपूर्णा अब पुलिस को कोसने लगते हैं। लक्ष्मीचंद्र कहता है, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों को मार डाला, तुम सब हत्यारे हो। जब पैसों की ज़रूरत होती है तो मेरे पास भागे आते, टैक्स मांगते, व्यापार में पैसा लगाने को कहते हो और मुझे पर गोलियां चलाते हो। प्रस्तुत लक्ष्मीचंद्र का कथन उन व्यापारी वर्ग का मंतव्य है जो शासन एवं प्रशासन की गलत नीतियों का शिकार होता है तथा राजनेताओं एवं प्रशासन को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। अरविंद की पुलिस की गोलियों से हुई मृत्यु की खबर विजय को हिला देती है। उतने में फोन आता है। विजय बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां से निकल जाता है। विजय के पीछे शरद और सुभाष निकलते हैं। शरद मंत्रिमंडल की बैठक के लिए निकलते हैं, किंतु सुभाष उन्हें बेकाबू हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चलने को कहता है और विजय ने गोली चलाने से इनकार की बात शरद से कहता है। शरद, सुभाष, सविता भीड़ को नियंत्रित करने में लगे विजय के पास जाने के लिए निकलते हैं। सुभाष और शरद भीड़ में सविता से अलग होते हैं। वह सविता को कहीं नजर नहीं आती। लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और उमा जो कप्तान विजय की पत्नी अरविंद के मृत्यु के शोक में डूब जाती है। तीनों के शवों को लिटाया गया है। शरद तीनों को देखकर कहता है, यह अरविंद और सुभाष जनता की क्षति है और विजय यह सरकार की क्षति है। अन्नपूर्णा इसे अपने घर की क्षति मानती है। तब सविता कहती है, नहीं जीजी, ये घर की नहीं, सारे देश की क्षति है। क्या हमसे और हम क्या देश से अलग है? अतः सविता का यह कथन जनतंत्र में बढ़ते हिंसक आंदोलनों के द्वारा होने वाले देश की क्षति की ओर ध्यान आकर्षित करता है तथा चारों भाई अपने अपने पक्ष को अपने स्वार्थ के चलते सही ठहराने का प्रयास करते हैं। अतः एकांकीकार ने सीमा रेखा के द्वारा जनता और सरकार की जनतंत्र में भूमिका को रेखांकित किया है। साथ ही जनतंत्र में आंदोलन होने चाहिए, किंतु केवल निजी स्वार्थों को साधने के लिए उन आंदोलनों का दुरुपयोग करने की समाज की मानसिकता और उसके कारण देश के होने वाले क्षति की और भी यह एकांकी ध्यान केंद्रित करती है। सीमा रेखा इस एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने चार भाइयों के स्वार्थ संघर्षों से देश का, समाज का कितना नुकसान होता है इसकी और संकेत किया है तथा स्वार्थ संघर्षों के कारण एकांकीकार ने इस सत्य को भी उद्घाटित किया है कि जनतंत्र में जनता और सरकार के मध्य कोई तो विभाजन रेखा नहीं होती। आज देश में हो रहे राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने वाले स्वार्थपूर्ण आंदोलनों को विष्णु जी ने स्वस्थ रूप देने का प्रयास किया है।